Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you a very interesting and important topic from a class 8 science book, that is the solar system. तो सोलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में हमेशा ही इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर से आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको इस टॉपिक को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोलर सिस्टम, तो हम जैसे कहाँ रहते हैं, हम किस प्लैनेट पे रहते हैं, हम रहते हैं अर्थ पे। तो जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, वैसे ही सन के अराउंड और भी प्लैनेट्स घूमते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इस पूरे एक परिवार को, प्लैनेट्स के परिवार को हम कहते हैं द सोलर सिस्टम, क्योंकि जो सन है वो इसके मेन में है, मतलब बीच में है, और बाकी सारे प्लैनेट्स उसका चक्कर लगाते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, एक फिगर है यहाँ पे जिसमें दिखाया गया है पूरा का पूरा सोलर सिस्टम दिखाया गया है। इस फिगर में आप देखिए पूरा सोलर सिस्टम दिखाया गया है कि इसमें आप देख सकते हैं कि बीचों बीच यहाँ पे सन है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे है मरकरी, ये छोटा सा जो डॉट देख रहे हैं ये है मरकरी। एंड देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे है वीनस। देन थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ आती है। देन फोर्थ नंबर पे ये मार्स है, ठीक है। और मार्स के बाद यहाँ पे एक ब्लैक कलर का आपको ये दिख रहा है रिंग, ठीक है। ये है इस रिंग को कहते हैं एस्ट्रॉयड रिंग। बहुत छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, वो तैर रहे हैं, ठीक है। वो क्योंकि सन के अंदर ग्रेविटी है, वो सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो है चीज़ें सन का चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। और ये जो प्लैनेट देख रहे हैं ये है जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, वो है जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। सैटर्न के पास एक रिंग देख रहे हैं आप, ये इस तरह से एक रिंग बनी हुई सैटर्न के अराउंड में, ये है सैटर्न की पहचान है, ठीक है। उसके बाद है यूरेनस और सबसे लास्ट में है ये नेपट्यून, ठीक है। तो इस समय हमारे सोलर सिस्टम में टोटल जो है वो 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये जो पूरा सोलर सिस्टम है ये 8 प्लैनेट से मिलके बना हुआ है, जिसके बीचों बीच में सन है। फाइन, तो आपने देखा पिक्चर में 8 प्लैनेट्स अलोंग विद द सन, इसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं हम। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म अ सोलर सिस्टम। तो सन और उसके सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब इसमें केवल प्लैनेट्स ही नहीं है, बहुत सारे, जैसे मैंने बताया रिंग के फॉर्म में बहुत सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स और बहुत मेट्रोड्स, तो इस तरह की चीज़ें भी जो है सूरज का चक्कर लगाती हैं, ठीक है। जैसे अर्थ है, उसके पास एक अपना मून है, मून भी अर्थ का चक्कर लगाता है, लेकिन साथ साथ वो सन का भी चक्कर लगाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में है इन 8 प्लैनेट्स के अलावा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली वर्ड एक है सेलेस्टियल बॉडीज, तो ठीक है। तो यानी अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ है उसको हम कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडी। अगर हम उसको नाम नहीं कैटेगरी करनी है तो उसको एक जनरल टर्म में सेलेस्टियल बॉडी कह सकते हैं, ठीक है। सो द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटोर्स। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लैनेट्स है, कॉमेट्स है, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटोर्स। तो इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो जो सन है उसके पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी फोर्स की वजह से अर्थ अलॉन्ग विद अदर प्लैनेट्स एंड दीज एस्ट्रॉइड्स, मेटोर्स, कॉमेट्स, ये सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बंधे हुए सन से और उसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ सन, ठीक है। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अर्थ भी सूरज का चक्कर लगाती है। इट इज़ ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो अर्थ इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज़ ए मेंबर ऑफ सोलर, इट इज़ ए प्लैनेट। तो अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट्स हैं। इन टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। अर्थ को छोड़ के 7 और प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो कि सूरज का चक्कर, सन का राउंड करते हैं, ठीक है। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। तो जो 8 प्लैनेट्स हैं और उनके सूरज से कितनी दूरी है, सन से कितनी कितनी दूरी पे है, उनका एक जो है वो
नाम दिया गया है कि एक सीरीज में नाम दिया गया है कि सबसे पास सन के कौन है और फिर सबसे दूर कैसे कैसे है। तो सबसे पास है हमारा मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ। तो अर्थ कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर का प्लैनेट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ किस नंबर पे आता है। तो अर्थ लाइज ऑन 3rd नंबर। सो अर्थ, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये आप सीक्वेंस भी ऐसे याद रखिए। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेम 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। फाइन। सो फिगर 17.17 शोज अ स्कीमेटिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जैसे हमने स्कीमेटिक व्यू देखा ना सोलर सिस्टम का, तो वो डायग्राम भी आप बहुत अच्छे से बनाना सीख जाइए। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, और लेबलिंग के साथ में कि कौन सा प्लैनेट किस नंबर पे आता है, कि कभी आपको एग्जाम में सोलर सिस्टम का डायग्राम भी ड्रॉ करने को आ सकता है। फाइन। सो अब बूझो का क्या सवाल है, हम देखते हैं। ठीक है, I have read that there are 9 planets in the solar system। बूझो कह रहा है कि उसने कहीं पढ़ा था कि there are 9 planets in the solar system। तो जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तब मैं भी लिखती थी कि there are 9 planets in the solar system। लेकिन कुछ चेंजेस हुई, साइंटिस्ट ने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस दी और उसके बेसिस पे उन्होंने प्लैनेट्स की डेफिनेशन तय की। ठीक है, तो उस डेफिनेशन के अंदर जो 9th प्लैनेट था जिसको हम कहते हैं प्लूटो, या हिंदी में उसको कहते हैं शनि ग्रह। ठीक है, सो 9th प्लैनेट जो है वो इसमें फिट नहीं बैठ रहा था प्लैनेट की डेफिनेशन में, इस वजह से उसको प्लैनेट की कैटेगरी से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन वो जहाँ पे है वो अभी भी वहीं पे घूम रहा है। ठीक है, बट वो प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर हो गए। फाइन। सो डिड यू नो till 2006 there were 9 planets in the solar system। Pluto was the farthest planet from the moon। तो लास्ट planet था Pluto। In 2006 the International Astronomical Union AIU adopted a new definition of a planet। Pluto does not fit this definition। It is no longer a planet of the solar system। तो उस डेफिनेशन में प्लूटो फिट नहीं बैठा, इस वजह से उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। बट प्लूटो वहीं पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लूटो अब खत्म हो गया, प्लूटो तो वहीं है, बस हमने उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया है। फाइन। सो लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। तो अब हम 1 by 1 ये जो सोलर सिस्टम है और उसके मेंबर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेंबर्स हो, सबसे पहला मेंबर आता है वो कौन सा है? वो है सन। ठीक है, सन को डिस्क्राइब करते हैं कि सन क्या है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। तो अगर हम स्टार्स की बात करें तो जो सन है वो भी एक स्टार है। जो हमको रात में तारे दिखते हैं टिमटिमाते हुए, दे आर ऑल स्टार्स, दे माइट बी बिगर देन द सन। ऐसा भी हो सकता है, और क्या पता वो सन के साइज के ही हों, लेकिन वो क्योंकि हमसे बहुत दूर है इस वजह से हमको छोटे दिखाई देते हैं। तो सन भी एक तरीके का स्टार ही है। और हो सकता है हमारे पूरे यूनिवर्स में और भी हो सकता है पृथ्वी हो, हमें उनका पता नहीं है क्योंकि हम उनसे बहुत दूर हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो सन भी एक तरीके का स्टार है। सो इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो सन से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट निकलती है ड्यू टू द फ्यूजन रिएक्शन। उसमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, तो उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट और हीट एनर्जी निकलती है जो कि सन के लाइट और हीट का सोर्स है। ठीक है, The sun is the source of almost all energy on the earth। तो सन ही जो है वो अर्थ पे हर तरह की एनर्जी का सोर्स, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सन ही है। इन फैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। तो ना केवल अर्थ बल्कि हर प्लैनेट के लिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हर प्लैनेट के लिए सन ही है। अगर सन नहीं होता तो सारे प्लैनेट्स को तो कहीं से भी एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, सो द प्लैनेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स को 1 by 1, सारे प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। द प्लैनेट लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। तो हमें नाइट स्काई में, रात के समय में बहुत सारे प्लैनेट्स भी दिखते हैं अलॉन्ग विद द स्टार्स। तो प्लैनेट्स और जो स्टार्स है उसमें क्या डिफरेंस है रात के समय में देखने में, कि जो स्टार्स है वो टिमटिमाते हैं, दे ट्विंकल, बट द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ठीक है, वो बिल्कुल एक कांस्टेंट लाइट की तरह जलते रहते हैं। तो आप देखिएगा कि जो स्टार टिमटिमा नहीं रहा है वो एक प्लैनेट है।
ठीक है। और वो भी जैसे मून है, मून के पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से हमको चमकीला दिखाई देता है। वैसे ही प्लैनेट्स भी हैं, प्लैनेट्स के पास भी खुद की लाइट नहीं है, बट वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और रात में वो दिखती है हमें, इस वजह से वो हमें चमकते हुए से नजर आते हैं। फाइन। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स? तो हाँ, अब आप कर सकते हैं कि द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल वेयर इज प्लैनेट्स डू नॉट, ठीक है। ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। तो जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, जैसे कि हमें स्टार्स, क्योंकि वो हमसे बहुत 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 दूर है, तो नाइट स्काई में हमें उनकी रिलेटिव पोजीशन उतनी चेंज हुई नहीं मिलती है, लेकिन जो स्टार प्लैनेट्स हैं वो कंपैरेटिवली हमसे पास में है, इस वजह से उनकी पोजीशन हमेशा ही बदलती रहती है, ठीक है। सो ए प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जो प्लैनेट हैं उनका जो है एक डेफिनेट पाथ है, ऑर्बिट है, जैसे कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया और पिक्चर में देखा, सोलर सिस्टम में एक जो रिंग है गोल गोल सा, उसको हम कहते हैं डेफिनेट पाथ, और या उसको कहते हैं ऑर्बिट। तो उसी ऑर्बिट में वो प्लैनेट चक्कर लगाता है, ठीक है। सो ए प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। तो ऑर्बिट की डेफिनेशन है, ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एन ऑर्बिट? इट इज अ डेफिनेट पाथ along with which planets revolve around the sun, ठीक है। The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution। तो पूरा सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में एक प्लैनेट को जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं कि इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेस फ्रॉम द सन। तो जो जितने बड़े गोले से चक्कर लगाएगा उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा सूरज का चक्कर लगाने में, है ना। जैसे मर्क्यूरी है, वो सन के सबसे ज़्यादा पास में है, तो उसका गोला छोटा है, तो उसको सूरज का चक्कर लगाने में कम टाइम लगेगा। फिर अर्थ है, फिर अर्थ को तो बहुत टाइम लगेगा। फिर जो बाद में सबसे लास्ट वाला स्टार है, नेपट्यून है, सैटर्न है, इनको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना कंपैरिजन टू अर्थ के, क्योंकि ये बिल्कुल दूर है, तो इनको बहुत बड़ा गोला चक्कर लगाना पड़ता है सूरज का, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, इस वजह से इनको ज़्यादा टाइम लगता है सूरज का एक पूरा चक्कर करने में, ठीक है। सो अब बूझो क्या कहता है कि आई वंडर वाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड विद वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बूझो कह रहा है कि ये प्लैनेट्स आपस में टकराते क्यों नहीं है सूरज का चक्कर लगाते लगाते। आपस में टकरा भी तो सकते हैं, टक्कर भी तो हो सकती है, सब प्लैनेट्स टक्कर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने अभी पढ़ा कि हर प्लैनेट का चक्कर लगाने का एक ऑर्बिट है, एक रास्ता है, हर प्लैनेट उसी रास्ते से गुजरता है, तो कोई भी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आता है, ठीक है। इस वजह से प्लैनेट्स आपस में नहीं टकराते हैं। इसी चीज़ को समझाने के लिए हमने एक एक्टिविटी की है, एक्टिविटी 17.9। तो हम इसको समझेंगे कि कैसे प्लैनेट्स आपस में टकराते नहीं हैं, कैसे। गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विद 4 or 5 ऑफ योर फ्रेंड्स, ड्रॉ 4 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3.8, ऑल हैविंग अ कॉमन सेंटर। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ 4-5 दोस्त जो है जाइए, एक बच्चे को बीच में खड़ा कर दीजिए और उससे 1 मीटर की दूरी पे एक गोला खींच लीजिए, ठीक है। फिर जैसे कि मैं कैसे करना है आपको गोला, कि जैसे आप गए प्लेग्राउंड में, आपने एक फ्रेंड को यहाँ खड़ा कर दिया, फिर उससे 1 मीटर की दूरी पे एक गोला खींच लिया, ठीक है। फिर 1.8 मीटर की दूरी पे एक गोला खींच लिया, ठीक है। फिर 2.5 मीटर की दूरी पे एक गोला खींच लिया, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है। फिर ये डिस्टेंस 1.8 मीटर है, फिर ये डिस्टेंस 2.5 मीटर है, फिर एक 3.8 का आपने गोला खींच लिया, यानी ये डिस्टेंस जो है वो 3.8 मीटर है, ठीक है। तो इसी को समझाने के लिए किया गया। अब एक फ्रेंड को यहाँ खड़ा कर दीजिए, एक फ्रेंड को यहाँ खड़ा कर दीजिए, एक फ्रेंड को यहाँ और एक फ्रेंड को यहाँ, ठीक है। और चारों लोग जो है इस 5वें बच्चे का गोल गोल चक्कर लगाना शुरू करिए। ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके घूमेगा, ये जो 4 बच्चे इसी बच्चे का चक्कर लगा रहे हैं, ये कहीं आपस में टकराए क्या? आपको टकराते हुए दिख रहे हैं क्या? कहीं नहीं ना। तो ऐसे ही प्लैनेट्स भी हैं, वो भी अपनी अपनी ऑर्बिट्स पे रोटेट करते हैं। ये जो गोला चक्कर देख रहे हैं ना, ये गोला, इसी को कहते हैं ऑर्बिट। वो रास्ता जिसपे कि प्लैनेट चल के सूरज का चक्कर लगाता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। तो इसी वजह से जो है वो प्लैनेट्स आपस में टकराते नहीं हैं, ठीक है। सो
इस तरह से हमने ये एक्टिविटी को देखा कि कैसे सूरज का चक्कर लगाते भी हैं प्लैनेट्स, लेकिन आपस में टकराते नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ना, इसी तरीके से एक बच्चा बीच में खड़ा हो गया, बाकी सारे बच्चे उसका चक्कर लगाने लग गए गोल गोल, तो आपस में वो टकराए नहीं। देखिए इन्होंने तख्तियाँ में पकड़ी है, वीनस, मार्स, सन, ठीक है, मरकरी, अर्थ। ओके, तो इस तरीके से ये घूमे और ये आपस में टकराए भी नहीं। So, besides revolving around the sun, a planet also rotates on its axis like a top. The time taken by a planet to complete one rotation is called its period of रोटेशन। तो सूरज का तो चक्कर लगाते ही हैं, लेकिन अपनी पोजीशन पे भी गोल गोल घूमते हुए सूरज का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे लट्टू है, लट्टू को जब आप घुमाते हैं, जैसे इस तरह से लट्टू देख रहे हो, ऐसे गोल गोल घूमता है ना लट्टू, ये इसी तरीके से पृथ्वी घूमती भी रहती है और साथ सूरज का चक्कर भी लगाती रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि खड़े होकर के सूरज का ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही, नहीं, ये खड़ी भी है और साथ में ऐसे ऐसे रोटेट भी कर रही है और चल भी रही है, रोटेट भी कर रही है, चल, लट्टू की तरह घूमते हुए सूरज का चक्कर भी लगाती है। यानी कि ये रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है। रोटेट करने का मतलब है अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे घूमती भी रहती है और सूरज के अराउंड चक्कर रिवॉल्व भी करती रहती है। तो सूरज के अराउंड चक्कर लगाने को रिवोल्यूशन कहते हैं और अपनी एक्सिस पे रोटेट करने को रोटेशन कहते हैं। तो वो टाइम जिसमें कि अर्थ अपने एक्सिस पे रह के एक रोटेशन पूरा कर ले, उसको पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है अर्थ का? इट इज़ अराउंड 24 आवर्स, जो कि हमारा पूरा एक दिन होता है। तभी तो सूरज निकलता है, फिर सूरज डूब जाता है, तो 24 आवर्स का डिफरेंस होता है ना अगले दिन में और पहले दिन में, तो इसी को कहते हैं ये टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। तो कुछ प्लैनेट्स के पास खुद की सैटेलाइट्स है या मून है। ठीक है, सो एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। तो हम मून को भी तो प्लैनेट कह सकते थे, मून को प्लैनेट क्यों नहीं कहा हमने? क्योंकि मून जो है डायरेक्टली सन का चक्कर नहीं लगाता है, मून क्या है, अर्थ का चक्कर लगाता है। तो वो सेलेस्टियल बॉडी जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी का चक्कर लगा रही हो, सन के अलावा किसी और सेलेस्टियल बॉडी का चक्कर लगा रही हो, तो वो उस बॉडी का सैटेलाइट है या उस बॉडी का मून है। जैसे कि मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाती है, इस वजह से वो अर्थ का सैटेलाइट है या उसको हम मून कहते हैं। ठीक है, सो द अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन, दो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन। ठीक है, तो हम क्या अर्थ को भी सैटेलाइट कह सकते हैं मून सन का, क्योंकि अर्थ भी तो सन का चक्कर लगा रही है। तो पहेली का यही क्वेश्चन है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, डज इट मेक अर्थ अ सैटेलाइट ऑफ द सन? तो अर्थ भी तो जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है, तो क्या अर्थ क्या है, वो सन का सैटेलाइट है? नहीं, अर्थ सैटेलाइट नहीं है, अर्थ एक प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो हम सैटेलाइट वर्ड उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो किसी प्लैनेट्स का चक्कर लगा रही हो या वो कुछ और काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जैसे अर्थ है वो तो सन का चक्कर लगा रही है, इसलिए अर्थ प्लैनेट है, अर्थ किसी और सेलेस्टियल बॉडी का चक्कर नहीं लगा रही है। तो इस वजह से हम अर्थ को सैटेलाइट ऑफ सन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सो देर आर मेनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो मून के अलावा अर्थ का बहुत सारी, जैसे हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और बहुत सारी तरह की सैटेलाइट्स हमेशा हम लोग भेजते रहते हैं, इसरो भेजता है, नासा भेजता है, तो वो सारी मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। तो जो मून है वो है नेचुरल सैटेलाइट, मतलब वो खुद से ही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन बाकी जो सैटेलाइट्स हैं जो रॉकेट लॉन्चर के थ्रू भेजी जाती हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दे आर ऑल मैन मेड सैटेलाइट्स। सो देयर आर टू काइंड ऑफ सैटेलाइट्स, एक नेचुरल सैटेलाइट होती है जो कि मून है, और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि ये सारे रॉकेट के थ्रू लॉन्च होते हैं। ठीक है, सो अब हम एक थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। तो जो एस्ट्रोनॉमी है वो एंशिएंट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई और इंडियन जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें उनका कंट्रीब्यूशन है।
तो इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट इंडिया इज मेंशन इन ऋग्वेद विच वाज कंपोज्ड अबाउट 4000 ईयर्स अगो। तो 4000 साल पहले जो ऋग्वेद है उसमें भी इसका मेंशन है कि मतलब सूरज चांद क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ऋग्वेदा में इन सब चीज़ों का मेंशन है, यानी कि हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि एंशियंट इंडिया में एस्ट्रोनॉमी के ऊपर कितना ज़्यादा काम हुआ है, लोग इसके बारे में कितने ज़्यादा उत्सुक थे और कितना सही उन्होंने प्रेडिक्शन किया। क्योंकि उस समय तो कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं था कि हम जाके देख के आ जाए, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आज क्या है एक साथ मिल करके काम करते हैं, है ना। तो उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी की भी खोज नहीं हुई थी ऐसा। तो तब पर भी उन्होंने इतनी सटीक कैलकुलेशंस की थी, ऑब्जर्वेशंस दी थी, जो कि आज हम जानते हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सही थी। ठीक है। सो मेनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर्स इज आर्यभट्ट। आर्यभट्टा के नाम पे एक सैटेलाइट भी है इंडिया की। ठीक है। The work of Aryabhatta on astronomy can be found in his writing Aryabhatya. He wrote it in 499 CE at the age of 23. तो 23 years के एज में उन्होंने ये बुक लिखी। तो सच अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और सच अ स्ट्रॉन्ग एंड राइट कैलकुलेटेड उनका जो ऑब्जर्वेशन था। द डायमीटर ऑफ द अर्थ एज स्टेटेड बाय आर्यभट्टा इज क्लोज टू इट्स प्रेजेंटली नोन वैल्यू। तो जो उन्होंने उस वक्त बताया था कि अर्थ का इतना डायमीटर है, वो बिल्कुल ही लगभग वैसा ही है, उतना ही है जितना कि आज हम जानते हैं। ठीक है। सो दिस रिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू दैट द अर्थ इज अचला इमूवेबल, आर्यभट्टा स्टेटेड दैट अर्थ इज स्फीयर एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो उस वक्त 4000 साल पहले ये बिलीव था कि अर्थ तो रुकी हुई है, अर्थ नहीं रोटेट करती, अर्थ अचल है, मतलब बिल्कुल इसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन उस वक्त भी आर्यभट्टा ने कहा कि नहीं, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और जो है अर्थ जो है चपटी नहीं है, अर्थ जो है स्फेयर है, मतलब गोल है। ठीक है, उन्होंने ये बोला। हिज एस्टिमेट अबाउट द sidereal period of earth was about 23 hours 56 minutes 4.1 second which is very close to the presently known value। तो उन्होंने ये सब कैलकुलेशन उसी वक्त कर लिया था। ठीक है। he also correctly stated that the moon and the planet shine due to reflected sunlight। he also gave a scientific explanation for solar and lunar eclipse। ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने सोलर और लूनर इक्लिप्स, जो कि उस वक्त बहुत सारे लोग समझते थे कि ये भगवान का प्रकोप है, भगवान नाराज़ हो गए हैं। ठीक है। तो इस तरह की मिथिकल बहुत सारी चीज़ें जो है उस समय की सोसाइटी में थी, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने इसका बहुत ही साइंटिफिक रीज़न दिया और जो कि बहुत हद तक मतलब सही था। ठीक है। उन्होंने बताया कि व्हेन द अर्थ फॉल्स ऑन द मून इट कॉजेज लूनर इक्लिप्स। तो व्हेन जो शेडो है अर्थ की वो मून के ऊपर जब पड़ती है तो जो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है। इट कॉजेज द लूनर इक्लिप्स। व्हेन द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ इट कॉजेज द सोलर इक्लिप्स। तो जब जो मून है उसकी शेडो अर्थ पे पड़ती है तो हमको सोलर इक्लिप्स दिखता है। ठीक है। सो आर्यभट्टा ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू टुडे। तो आर्यभट्टा ने उस वक्त मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कैलकुलेट की थी, जो कि आज की गई कैलकुलेशन से काफ़ी हद तक पास में है या मैच करती है। सो सच वॉज द कैलकुलेशन एंड सच वॉज द प्रेडिक्शन एंड सच वॉज द नॉलेज ऑफ एंशियंट इंडियन पीपल। ठीक है। तो ये एक दिखाया गया है यहाँ पे, आर्यभट्टा की ये फोटो है। ठीक है। तो वो बहुत ही बड़े स्कॉलर थे इंडिया के। अब हम एक जो फर्स्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का उसके बारे में जानेंगे, जो कि है मर्क्यूरी। ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह भी कहते हैं या मर्क्यूरी कहते हैं। द प्लैनेट मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। तो ये सूरज के सबसे पास में नियरेस्ट है। ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और साथ ही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। बिकॉज मर्क्यूरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। तो क्योंकि ये सूरज के बहुत पास में है तो अर्थ से इसको देखने में बहुत दिक्कत होती है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूरज बहुत चमकता है ना, जब भी हमको देखना है सूरज की तरफ ही देखना है, तो ये जो है बहुत मुश्किल होती है इसको देखने में। लेकिन
ठीक है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द सनराइज और जस्ट आफ्टर द सनसेट। तो जैसे ही सूरज डूबता है या सूरज उगने वाला होता है तब हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। नियर द हॉरिजन, हॉरिजन क्या होता है, जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको हम हॉरिजन कहते हैं। तो जनरली आजकल तो हॉरिजन दिखाई नहीं देते क्योंकि या तो बिल्डिंग्स होती हैं इतनी बड़ी बड़ी या पेड़ पौधे होते हैं। तो जैसे मरुस्थल का स्थल है, मरुस्थल वाली जगह या बिल्कुल बर्फ़ वाली जगह, वहीं पे आजकल हॉरिजन दिखाई पड़ते हैं कि आसमान और पृथ्वी जहाँ पे मिलते हुए से दिखाई देते हैं, ठीक है। सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजन। मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। तो जैसे मून है, अर्थ के पास सैटेलाइट, मर्क्यूरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। तो ये आप फोटो देख सकते हैं, ये है हमारा दूसरा ग्रह, दूसरा प्लैनेट, सेकंड नंबर का प्लैनेट जिसको हम कहते हैं वीनस या उसको हिंदी में कहते हैं शुक्र, ठीक है। सो वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। तो अर्थ के पास जो सबसे पास प्लैनेट है वो कौन सा है, वीनस है, और ये हमारे नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट दिखता है, ठीक है। और समटाइम्स वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, समटाइम्स इट अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट। तो कभी ये सुबह दिखता है, कभी ये शाम को दिखता है, जस्ट बिफोर द सनसेट एंड जस्ट बिफोर द मॉर्निंग राइज ऑफ द सन, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड ए मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार और विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार। तो इट इज़ वीनस, इसी को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं। देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार ऑल्दो इट इज़ नॉट अ स्टार। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। तो ये स्टार तो है नहीं लेकिन ये एक तारे की तरह दिखता है हमको, इस वजह से बहुत पॉपुलरली जो है इसको कहा जाता है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, वीनस को, ठीक है। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। तो वीनस के पास भी खुद का कोई मून नहीं है या कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जैसे अर्थ के पास मून है वैसे वीनस के पास भी कोई भी मून नहीं है, ठीक है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इस वजह से हमें जो सनराइज है तो वो हमें दिखता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बट जो वीनस है वो वेस्ट टू ईस्ट नहीं रोटेट करता, वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, जस्ट अपोजिट ऑफ द अर्थ। उसका रोटेशन का, जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रही हूँ, अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट करती है, तो जो वीनस है वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। अर्थ ऐसे रोटेट करती है तो वीनस ऐसे रोटेट करता है, तो ये कहने का मतलब है, ठीक है, उल्टा। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 17.10। Find out from some newspaper or from an almanac the time when the Venus is visible in the sky. You can easily recognize Venus by its brightness. Remember that the Venus can be seen very high in the sky. You must try to observe Venus either 1 to 3 hours before sunrise or 1 to 3 hours after sunset. तो सूरज निकलने से 1 से 3 घंटे पहले या सूरज डूबने के 1 से 3 घंटे के बाद आपको वीनस दिख सकता है। Does it mean that on Venus the sun would rise in the west and set in the east? तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इस वजह से हमें सूरज जो है वो ईस्ट में राइज होता है अर्थ पे और वेस्ट में जो है सेट होता है। लेकिन क्योंकि वीनस जो है वो अर्थ के ठीक अपोजिट रोटेट करती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है, इस वजह से वीनस में हमें सूरज जो है वेस्ट से उगता हुआ दिखेगा और ईस्ट में सेट होता हुआ नजर आएगा, है ना। तो ठीक है ये। If you get a chance, try to observe Venus through a telescope. You will observe that Venus show phases just like the moon. तो Venus के भी कुछ phases होते हैं, जैसे मून के हमने देखा ना, कभी पूरा चांद दिखता है, कभी आधा चांद दिखता है, तो वैसे ही हमें जो है Venus के भी कुछ जो है हिस्से दिखाई देंगे, कभी कभी हमें उसके कुछ हिस्से नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो। क्योंकि जो जिस हिसाब से वो रोटेट करता है, ठीक है, उसके जो कुछ एंगल्स जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ और हमारे यहाँ अंधेरा हो, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हों ये पॉसिबल नहीं होता है ना, कि जब हमारे यहाँ अंधेरा होगा तभी हमें वीनस दिखाई देगा, और तो जिस हिस्से पे वीनस की रोशनी पड़ रही है वो हिस्सा हम उस लोकेशन पे हों, ये दोनों एक साथ हो, तो इस वजह से जैसे
मून के फेजेस होते हैं, इसी तरह से वीनस के भी कुछ फेजेस होते हैं। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ना, ये वीनस के फेजेस हैं, जो कि आप जो है जब टेलीस्कोप से देखेंगे इसको पास से, तो इस तरीके से आपको वीनस के फेजेस दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं, यानी प्लैनेट अर्थ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ फिगर में देख सकते हैं ब्लू ग्रीन कलर का जो है ये पृथ्वी जो है, हमें अंतरिक्ष से अगर इसकी फ़ोटो ली जाए, स्पेस से अगर किसी ने फ़ोटो इसकी ली है इस तरह से, तो इस तरह से हमें जो अर्थ है वहाँ से हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, सो द अर्थ, और इसको हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। तो अर्थ ही वो प्लैनेट है जिसके के ऊपर लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, ये हमें पता है। अभी तक हमें किसी दूसरे ग्रह के बारे में श्योरली पता नहीं है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, और हमारे सोलर सिस्टम में तो केवल अर्थ पे ही करती है, बाकी का हमें पता नहीं है। इस वजह से हम मानते हैं कि वहाँ पे लाइफ को शुरुआत होने के लिए कुछ एक सर्टेन कंडीशंस की ज़रूरत है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसी कंडीशंस शायद ही किसी ग्रह पे हो, इस वजह से हम ये मानते हैं कि केवल अर्थ के ऊपर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में हो सकता है अर्थ के जैसा, क्योंकि जैसे हमने बोला कि जो स्टार्स हैं वो भी एक तरीके के सन ही हैं, तो हो सकता है बहुत सारे दूर के स्टार्स में कोई ऐसा ग्रह हो पृथ्वी जैसा जिसके के ऊपर भी लाइफ एग्जिस्ट करती हो। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो some special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on earth। तो लाइफ जो अर्थ के ऊपर है उसके लिए एक सर्टेन environmental conditions, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो conditions नहीं होती तो अर्थ के ऊपर भी लाइफ शुरू नहीं हो पाती। ठीक है, या जो अभी शुरू हो गई है वो कंटिन्यू हो रही है क्योंकि अर्थ के पास कुछ सर्टेन environmental conditions है। तो वो क्या conditions है? These include just the right distance from the sun। तो सन से हमारा बिल्कुल राइट डिस्टेंस है, मतलब हमें जीवन शुरू करने के लिए, जीवन कंटिन्यू करने के लिए अर्थ के ऊपर जितना डिस्टेंस होना चाहिए, अगर हम सन से थोड़ा और पास होते हैं तो पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती और हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इतनी गर्मी में सर्वाइव ही नहीं कर पाते। या अगर हम थोड़ी और दूर होते सन से तो हो सकता है कि हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट और लाइट नहीं पहुंचती, तो भी लाइफ का शुरू हो पाना और कंटिन्यू रह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए कहा गया जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, सो डैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सूटेबल एटमॉस्फेयर एंड ए ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि राइट अमाउंट ऑफ राइट टेम्परेचर, राइट अमाउंट ऑफ लाइट, द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और सूटेबल एटमॉस्फेयर, जैसे हमारा एक एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारे गैसेस हैं, और ओजोन का ब्लैंकेट, यानी अर्थ पे जब सूरज डूब जाता है तभी भी अचानक से हमारा टेम्परेचर कम नहीं हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, CO2 गैसेस हैं। तो इस तरह का जो एक एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर, ये भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पृथ्वी पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, सो अब पहेली का क्या क्वेश्चन है? वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट सो डैट लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट डिस्टर्ब। तो पहेली रिक्वेस्ट करती है कि ये सारे कंडीशंस दूसरे ग्रहों पे नहीं है, इस वजह से हमें अर्थ के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, फॉरेस्ट कट रहे हैं, तो एक तरीके से इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है जिस तरीके से, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। कम से कम मतलब इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लाइफ जो है अर्थ के ऊपर सस्टेन कर सके। फाइन। From space, the Earth appears blue-green due to reflection of light from water and land masses on its surface। तो स्पेस से अर्थ जो है वो ब्लू ग्रीन कलर की दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है। ठीक है, क्योंकि अर्थ के ऊपर पानी है और बहुत सारा लैंड मास, मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं, तो ब्लू ग्रीन रिफ्लेक्शन आता है जो हम यूनिवर्स से जब देखते हैं अर्थ को तो हमें ब्लू और ग्रीन का रिफ्लेक्शन दिए हुए दिखती है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऑर्बिट के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब जैसे कि अगर आप इसको समझना चाहें कि ये क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये अर्थ का ऑर्बिट है, इसके ऊपर अर्थ जो है वो चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अर्थ जो है वो ये हमारा ये पोल है।
तो ये अर्थ की एक्सिस ये है, मतलब अर्थ ऐसे टेढ़ा होके घूमती है, ठीक है, मतलब सीधा सीधा रोल नहीं करती, टेढ़ा टेढ़ा होके घूमती है। तो इसी वजह से कभी जब यहाँ पे सन होता है तो कभी ये वाला पोर्शन जो है सन की तरफ रहता है, तो यहाँ पे समर्स रहता है और यहाँ पे विंटर्स रहता है। फिर जब अर्थ दूसरी साइड में आती है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो सन की साइड में हो जाता है और ये वाला पोर्शन जो है वो अंधेरे में हो जाता है ना। तो 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड है अपने एक्सिस के ऊपर। अर्थ जो है नॉर्थ पोल से 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड है। इस वजह से जो हमारे वेरिएशन ऑफ सीजन्स आते हैं, जैसे विंटर आती है, समर आते हैं, ऑटम आते हैं, स्प्रिंग आते हैं, ये सारे सीजन का जो वेरिएशन है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट, ठीक है। इस वजह से जो पृथ्वी है वो एक साल में सूरज का पूरा एक चक्कर काटती है। तो ये सारे सीजन्स इसी वजह से हमें एक साल के अंदर देखने को मिलते हैं। फाइन। सो बूझो का क्या सवाल है, इफ़ आई एम 13 ईयर ओल्ड हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गॉन राउंड द सन। अगर मैं 13 साल का हूँ तो मैं कितने सूरज के चक्कर लगा चुका हूँ। तो पृथ्वी हर साल एक चक्कर लगाती है सूरज का, यानी अगर आप 13 साल के हैं तो आप 13 चक्कर लगा चुके होंगे सूरज का अब तक, है ना, पृथ्वी के साथ साथ। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है प्लैनेट, वो है हमारा मार्स। मार्स जो है इसको हम कहते हैं मंगल, ये है 4th नंबर का प्लैनेट, ठीक है। द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। तो अर्थ के ऑर्बिट के बाहर, अभी तक जो हमने पढ़े मार्स और वीनस, तो ये सारे अर्थ के ऑर्बिट के अंदर थे, मतलब अर्थ और सन के बीच में थे। अब ये अर्थ के बाहर है, ये वो है मार्स, जिसको हम हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं, ठीक है। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रेड प्लैनेट किसको कहते हैं, ठीक है। वो है मार्स, यानी मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा रेडिश सा टच ले हुआ, रेडिश दिखता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स। तो मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जैसे हमारे पास एक मून है, वैसे ही मार्स के पास 2 मून है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मंगलयान के बारे में। आपने इसकी पिक्चर भी देखी होगी मंगलयान की, ठीक है। तो मंगलयान क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में इसरो कहते हैं, लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो मार्स के जैसे मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है, वैसे ही इंडियन साइंटिस्ट ने, इसरो ने एक सैटेलाइट बनाई जो कि मार्स के ऑर्बिट में घूमेगा और मार्स के बारे में सारी जानकारी जो है वो वहाँ पे सीजनल वेरिएशन, टेम्परेचर, लाइट का आना जाना, तो ये सारी जानकारी जो है वो अर्थ के साइंटिस्ट को भेजेगा, ठीक है। तो मार्स के ऑर्बिट में ये ऑर्बिटर रोटेट किया, जिसको कि नाम दिया गया मंगलयान। तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जिसने कि मार्स के ऊपर एक ऑर्बिटर भेजा है जो कि मार्स का चक्कर लगाएगा, ठीक है। सो मार्स ऑन सितंबर 24, 2014, ठीक है। तो ये छोड़ा गया 5 नवंबर 2013 को और ये मार्स के ऑर्बिट में, क्योंकि मार्स काफ़ी दूर है अर्थ से, तो इतना टाइम लग गया, लगभग 1 साल का टाइम लग गया। 24 सितंबर 2014 को मार्स के ऑर्बिट में ये सैटेलाइट आ गया। विद दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में ही इंडिया ने ये जो है अचीवमेंट पाई। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में, जिसका कि नाम है जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखता है, फिगर में आप देख सकते हैं जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस इनसाइड दिस जायंट प्लैनेट। इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ मिल जाए तब जाकर के एक जुपिटर बनेगा, है ना। तो इतना बड़ा है वो, ठीक है। हाउएवर द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो जो वेट है, वजन है उसका जो है वो है 318 टाइम्स ही ज़्यादा है, ठीक है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। तो एक्सिस के ऊपर ये बहुत रैपिडली अपना जल्दी घूमता है। जैसे हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लेती है, ये उससे भी कम टाइम में अपनी एक्सिस पे घूमता है, बहुत फास्ट घूमता है, ठीक है। जुपिटर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो जुपिटर के पास बहुत सारे मून हैं, ठीक है।
इट हैज़ ऑल्सो फेंट रिंग्स अराउंड इट, और उसके चारों तरफ एक फेंट से रिंग सी दिखती है, टेलीस्कोप से देखने पे एक फेंट से रिंग दिखती है, ठीक है। यू कैन ईजिली रिकग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। If you observe it with the help of a telescope, you can also see 4 of its large moons. तो अगर आप इसको टेलीस्कोप से देखें, जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जुपिटर के, ये जुपिटर है, ये टेलीस्कोप का विजन है टू जुपिटर एंड इट्स 4 लार्ज सैटेलाइट्स। तो ऐसे तो बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, लेकिन 4 जो है वो बड़े सैटेलाइट्स हैं। तो ये जुपिटर है, ये टेलीस्कोप से ली गई इमेज है, जुपिटर इस तरह का दिखता है, और ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये इसके 4 सैटेलाइट्स हैं, यानी 4 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो कि जुपिटर का चक्कर लगाते हैं। फाइन। अब हम एक इंफॉर्मेशन देखेंगे कि यू आर फैमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इक्वेटर क्या होता है, मतलब जैसे अर्थ गोल है, तो जैसे ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो इसका इक्वेटर क्या हुआ, ये इक्वेटर हुआ, मतलब बीच का हिस्सा इक्वल पार्ट करने में, ठीक है। तो ये इक्वेटर हुआ अर्थ का। सो यू आर फैमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन। तो वो प्लेन जो इक्वेटर का प्लेन हमने बताया उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। सो द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। तो वो प्लेन जिसमें कि अर्थ जो है सूरज का चक्कर लगाती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। एक होता है इक्वेटोरियल प्लेन और एक होता है ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। दीज टू प्लेन्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। तो इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन एक दूसरे के 23.5 डिग्री पे हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइन टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। मतलब जैसे यही फिगर आप देख सकते हैं, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है आपका, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर की रिंग दिख रही है ये आपको ये एक इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है। और ये ऑर्बिटल, ये जो ब्लू कलर का रिंग दिख रहा है ये ऑर्बिटल प्लेन है। तो ये जो एंगल है यहाँ पे 23.5 डिग्री का आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये एंगल। तो इक्वेटोरियल प्लेन और जो ऑर्बिटल प्लेन है वो एक दूसरे से 23.5 डिग्री पे है, यानी अर्थ जो है वो टिल्टेड है। मतलब जैसे कि जब रोटेट करती है, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि ये अगर आप इस पेन को ले लें तो ये पेन ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये पेन ऐसे रोटेट, मतलब इसका शेप ऐसे है तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है। लेकिन अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, थोड़ा ऐसे करके फिर ऐसे रोटेट करके हुई जा रही है, ठीक है, अपने एक्सिस से थोड़ा चुकी हुई है, ठीक है। तो उसी को कहा गया है कि ये जो है कि दिस इज मीन्स दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइन टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, ठीक है। तो जो एक्सिस है अर्थ की, ये यानी कि ये जो एक्सिस है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। 66, ये इक्वेटर है, यानी कि ये इक्वेटर है, वो एक्सिस के ऊपर 66.5 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं, और यही रीज़न है कि अर्थ के ऊपर इतने सारे सीज़न आपको देखने को मिलते हैं। अब पहेली क्या कहती है कि आई हैव एन आइडिया, इफ़ यू टेक अ लार्ज बॉल विच कैन एकोमोडेट अबाउट 1300 पीस, देन द बॉल विल रिप्रेजेंट जुपिटर एंड 1 पी विल रिप्रेजेंट द अर्थ। तो जैसे एक अप्रॉक्सीमेशन अगर हम ले कि जुपिटर एग्जैक्टली कितना बड़ा है, तो एक अगर हम बड़ी सी बॉल ले लें, गेंद ले लें, और उसमें 1300 मटर के दाने ले लें, पी ले लें, और तो वो जो बड़ी सी बॉल है वो जो है जुपिटर है, और जो छोटे छोटे मटर के दाने हैं इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एक नेक्स्ट हमारे प्लैनेट के बारे में जिसका कि नाम है सैटर्न, जिसको कि हम प्यार से कहते हैं शनि ग्रह, है ना। शनि ग्रह के बहुत सारे सीरियल आप लोग देखते रहते हैं। सो बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर। तो जुपिटर के पास जो 6th प्लैनेट है वो है हमारा सैटर्न, ठीक है। व्हाट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। तो ये सैटर्न के अराउंड यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं रिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये सैटर्न की पहचान है। सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ घूमता है जो कि एक रिंग के फॉर्म में घूमता है, ठीक है। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज, यू कैन ऑब्जर्व देम विद अ स्मॉल टेलीस्कोप। सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो सैटर्न के पास भी बहुत सारे मून है, जैसे अर्थ के पास एक ही मून है वैसे सैटर्न के पास भी बहुत सारे मून है, ठीक है। तो अब हम सैटर्न के बारे में एक और
अब हम सैटर्न के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे, वो है कि वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स, इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। मतलब डेंसिटी मतलब कितना भार, मतलब इतनी सी चीज़ में कितना भार होना। जैसे कि हम कहते हैं रुई, उसकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू आयरन, है ना। आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब थोड़े से आयरन भारी होगा, मतलब और जो रुई है वो बहुत सारी रुई होगी, उसका वजन कम होगा, है ना। तो उसी तरीके से जो सैटर्न है वो सबसे लीस्ट डेंस है, सारे प्लैनेट्स में सबसे लेस डेंस है, यानी कि वो इतना लेस डेंस है कि पानी से भी उसकी डेंसिटी कम है। तो जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि पूजो जो है कुछ सोच रहा है कि पूजो हैज़ अ नॉटी आइडिया, इफ़ वी इमेजिन सैटर्न इन ए लार्ज पूल ऑफ वाटर देन इट विल फ्लोट। ठीक है, तो अगर हम सोच लें कि सैटर्न जो है वो एक बड़े से तालाब में गिर गया है, तो क्योंकि हमने कहा कि उसकी डेंसिटी पानी से भी कम है, तो वो तो पानी में तैरेगा ना सैटर्न, तो है ना। तो सैटर्न इज लेस देन वाटर, इस वजह से वो तैरेगा। तो ये अच्छा आइडिया है ना। पूजो का तो बहुत ही फनी सा एक आइडिया है, हो भी सकता है, मतलब है भी ऐसा, क्योंकि भाई हम कह रहे हैं कि सैटर्न का जो है वो डेंसिटी वाटर से भी कम है, तो क्यों जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है ना। सो यूरेनस एंड नेपट्टून के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दो प्लैनेट्स लास्ट प्लैनेट है, 7th और 8th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के। दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप्स। तो लार्ज बड़े टेलीस्कोप जिसकी बहुत हाई पावर होती है उन्हीं से ये देखे जा सकते हैं, ऐसे खुली आंखों से हमको ये नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, लाइक वीनस यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो वीनस की तरह यूरेनस भी जो है, वी और यू आप याद कर सकते हो, वी और यू ये दोनों जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, उल्टा रोटेट करते हैं। ठीक है, द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। तो यूरेनस का जो रोटेशनल एक्सिस है, जैसे हम कहते हैं अर्थ जो है 23.5 डिग्री के ऊपर टिल्ट होकर रोटेट करती है, वैसे यूरेनस जो है बहुत ही ज़्यादा रोटेट करता है। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि वो उसकी एक्सिस इधर है और वो रोटेट ऐसे कर रहा है, मतलब अलग तरीके से रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है ना। तो उस तरीके से रोटेट कर रहा है, जैसे कि मैं अगर इसको रोटेट कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रही थी, तो ये अब मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दे रही हूँ, इसकी एक्सिस तो यही है, लेकिन मैं इसको ऐसे कर दे रही हूँ, अब इसको मैं ऐसे ऐसे रोटेट कर रही हूँ। जैसे सूरज का आप इमेजिन करिए कि सूरज का कोई ग्रह जो है वो ऐसे सीधा होकर खड़े होकर चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, और कोई ग्रह ऐसे होकर के ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है ना। जैसे एक बड़ी सी गेंद है वो ऐसे चक्कर लगा रही है, मतलब खड़े होके ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है, और कोई दूसरी गेंद है वो ऐसे टिल्ट होके फिर ऐसे ऐसे रोल रोल करके जा रही है ना, रोलिंग एक्शन दे रही है। तो ये जो यूरेनस है वो इस तरह से रोल करते हुए जाता है, जबकि पृथ्वी पूरी तरीके से नहीं घूमती, पृथ्वी 23.5 डिग्री सेल्सियस पे एक्सिस से घूमी हुई है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। तो ऐसा लगता है ये रोल कर रहा हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर द सन देन द अदर 4 प्लैनेट्स। तो जो ये 4 प्लैनेट्स हैं वीनस तक लेकर के, ये जो है वो पास में है सूरज के एज कंपेयर टू अदर 4 प्लैनेट। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स, इस वजह से इनको इनर प्लैनेट्स, अंदरूनी प्लैनेट्स कहा जाता है। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स। तो जो ये 4 प्लैनेट्स हैं इनके बहुत कम चांद होते हैं, जैसे अर्थ के पहले 2 ग्रह हैं उनके पास तो एक भी चांद नहीं है। ठीक है, सिर्फ वीनस के पास एक चांद है। ठीक है, और उसके बाद के जो प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम आउटर प्लैनेट्स कह रहे हैं, उनके पास बहुत सारे चांद देखने को ऐसा मिला है। ठीक है, द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स नेमली Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are much farther off than the inner planets. ठीक है, they are called the outer planets. They have a ring system around them. The outer planets have large number of moons. तो उनके अराउंड एक रिंग सिस्टम भी है, जैसे हमने नेपट्टून का देखा है यहाँ पे। ठीक है, तो उनके यहाँ एक रिंग सिस्टम सा बना हुआ है और उनके बहुत सारे मून देखने को मिले हैं। ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दिस सोलर सिस्टम and its various planets, and still if you have any doubt then you can write in the comment section. I will surely reply. Thank you.